नमस्कार दोस्तों। आज गेट सेट स्टडी की नई वीडियो में बात करते हैं हम डिजिटल कम्युनिकेशन, जो कि एक फिफ्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस जिन्होंने ले रखी है उनमें ये टॉपिक आता है। और यूनिट 1 की बात करते हैं। ठीक है, लाइन कोडिंग से शुरू करते हैं। तो यार, इसके नोट्स जो हैं, पहले तो आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। और रही बात इसको एक्सप्लेन करने की, तो नोट्स के देख देख के आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है लाइन कोडिंग। ठीक है, लाइन कोडिंग क्या होता है? देखो, डिजिटल कम्युनिकेशन होता क्या है बेसिकली, है ना। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ यूजिंग डिजिटल मीन्स, तो लाइन कोडिंग एक तरीका है, टेक्निक है, यूज टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप जब एक डेटा को सिग्नल बना पाते हो, तभी उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, है ना। तो यही चीज़ को करने को हम बोलते हैं लाइन कोडिंग। तो ऑल्सो यूज्ड इन पीसीएम। इन पीसीएम क्या होता है, आपके पास एक सिग्नल है, उसको सैम्पलिंग बनाते हैं, फिर उसको क्वांटाइजेशन कर देते हैं, फिर इनकोड करते हैं। ठीक है, तो फिर जाके बन जाता है वो डिजिटल डेटा। यानी इन्फॉर्मेशन है, उसको डिजिटल डेटा बनाना है, तो इनकोड करना पड़ेगा लाइन कोडिंग से, फिर वो डिजिटल सिग्नल बनेगा। ठीक है, और फिर डिकोड करना पड़ेगा अगेन हमारा डिजिटल डेटा बनने के लिए। यानी डिजिटल डेटा जो है वो 1010 फॉर्म में है ना, वो कंप्यूटर रीड कर सकता है। ठीक है, अगर उसको इनकोड करने के लिए लाइन कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। टाइप ऑफ लाइन कोडिंग टेक्निक्स क्या आ जाती है हमारे पास? देखो, एक होता है नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। ठीक है, ट्राई करना कि इसको मेमोराइज कर लो कि मैं बोलूँगा एन आर जेड या आर जेड ऐसे करके कुछ बोलूँगा, तो आपको याद रहे कि मैं नॉन रिटर्न टू ज़ीरो की बात कर रहा हूँ या रिटर्न टू ज़ीरो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिपोलर, पोलर या बायपोलर। तो देखो, टाइप ऑफ लाइन कोडिंग टेक्निक में अगर हम यूनिपोलर को देखें, ठीक है, पहले यहाँ देखो लिखा है डिफरेंशियल मैनचेस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बाई फेज होता है, मैनचेस्टर मार्क, पोलर। तो यूनिपोलर जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओनली पॉजिटिव होता है, तो ज़ीरो से ए प्लस तक ऊपर जाएगा। बाईपोलर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो वोल्टेज भी होती है ना। तो आपका ब्लॉक जो है वो नीचे को भी जाता है। और पोलर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज लेवल होते हैं। ठीक है, ज़ीरो नहीं इंक्लूड होता, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, बीच में ठहरेगा नहीं, या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। और यूनिपोलर में ओनली पॉजिटिव। ठीक है, तो ये लाइन कोडिंग के तरीके थे। ये देखो, कुछ इस तरह से यूनिपोलर एनआरजेड जो है, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो जो है, वो इस तरह से ए प्लस में ऊपर, है ना। सेकंड है हमारा एन आर जेड एम, मार्क आ गया, फिर आर जेड आ गया, फिर आ गया मैनचेस्टर, फिर डेफ मैनचेस्टर। एन आर जेड एम होता है ट्रांजिशन हैपेंड एट बाइनरी वन। ठीक है, चेंजेस इट स्टेट, स्टेट को चेंज करता है, वन से ज़ीरो, है ना। वन मतलब चेंज हो रहा है, ज़ीरो मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा। आर जेड में ट्रांजिशन एट मीन पॉइंट होता है, यानी अगर मीन पॉइंट पे ट्रांजिट हो रहा है तो वन होगा, और कंप्लीट एट ज़ीरो लेवल होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। मैनचेस्टर में क्या होता है, वन जो होता है वो पॉजिटिव होता है या फर्स्ट हाफ में, और फिर ज़ीरो को रिटर्न कर जाता है। और ज़ीरो होता है फर्स्ट हाफ में, तो रिटर्न कर जाता है पॉजिटिव लेवल को। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अब स्कैन नहीं कर रखा है, तो ऐसे ही फ़ोटो आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। डिफरेंशियल मैनचेस्टर में ऐसे ये सारी टर्म्स जो हैं, ये मैं नए नए नाम बोल रहा हूँ, इनको एक काम करना तुम। देखो, काफ़ी कुछ जो है वो पिछले सेमेस्टर से भी हम सीख के आते हैं, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं वो हम नहीं आती हैं तो इजीली अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल मैनचेस्टर, जो मैं डिफ मैनचेस्टर बोल रहा था ऊपर, उसमें वन जो होता है वो पॉजिटिव फर्स्ट हाफ के लिए होता है, फिर ज़ीरो को रिटर्न करता है। ज़ीरो सेम होता है, जैसे प्रीवियस स्टेट होती है उसी के सेम रहता है, और वन होता है वो अपोजिट टू प्रीवियस स्टेट होता है। ठीक है, ए एम आई जो होता है वो अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन होता है बाईपोलर आर जेड में, है ना। ये सब लाइन कोडिंग के टेक्निक्स हैं।
तो कुछ भी पूछ जा सकता है आपसे। 1 जो है वो चेंज करेगा, 1 पे जब होगा तो अल्टरनेटिव चेंज करेगा, यानी रिटर्न टू ज़ीरो एट मीन ट्रांजिशन लेवल, और ज़ीरो में ज़ीरो पे ही रहेगा। स्यूडो स्यूडोनिटी, ठीक है मैं सही से, अच्छा स्यूडो टर्नरी, इसमें होता है अपोजिट टू AMI, ठीक है। AMI मतलब अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन, ठीक है। बहुत सारी इधर वो शॉर्ट फॉर्म्स रहेंगी। तो AMI में जो होता है, अगर लार्ज नंबर ऑफ ज़ीरो सक्सेसिवली है ना, यानी एक के बाद एक है, तो क्या करेगा, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी आपके पास ज़ीरोज़ बहुत सारे हैं और आपको पता है कि ज़ीरो पे क्या होगा, रिमेन एट ज़ीरो लेवल, है ना। 1 पे चेंज होगा अल्टरनेटिव टू ईच वन। तो ये ज़ीरो पे एक सिंक्रोनाइजेशन आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। इट इज़ सूटेबल ओनली इफ़ वी हैड वंस इन अ लार्ज नंबर, ठीक है। तो AMI का यूज़ जब होगा जब 1 बहुत ज़्यादा होंगे। टू कोप अप विद दिस प्रॉब्लम एक नई टाइप की इनकोडिंग स्कीम है जो कि हाई डेंसिटी बाइपोलर कोडिंग कहा जाता है, HDBN है ना। और HDBN में सिग्नलिंग, एन मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़, कितने ज़ीरोज़ हैं। तो अगर जैसे HDBN 3 बोलेंगे तो 3 ज़ीरोज़ हैं, है ना। व्हेन n+1 नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ कम इनटू एनी बाइनरी पैटर्न, है ना, यानी n+1 कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ हैं, एक बाइनरी पैटर्न में आ गए। बाइनरी पैटर्न समझ में आता है। तो ग्रुप ऑफ तब बनता है हमारे पास हाई डेंसिटी बाइपोलर कोडिंग, ठीक है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बाइपोलर बताया था, यूनिपोलर बताया था, है ना। तो ये देखो, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, बाइपोलर में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ज़ीरो को इंक्लूड करके, यूनिपोलर में ओनली पॉजिटिव होता है, और पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ज़ीरो नॉट इंक्लूडेड। तो बाइपोलर में इसका मतलब सब कुछ आ गया, ठीक है। अच्छा, काफ़ी अगर लंबा भी चल सकता है ये, मैं देखता हूँ कहीं स्पीड बढ़ा के पढ़ा दूँगा जहाँ पे मेरे को लगेगा कि ये सब तुम समझ रहे होगे, है ना। हम HDBC पे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देन ग्रुप ऑफ n+1 बिट्स इज़ रिप्लेस बाय 000V एंड B। ये 00 लिखा है, OO लिखा है, B मतलब बिगिनिंग, है ना। तो OOOV और BOOV, ठीक है। BV जो है वो 1 है, V मतलब वायलेशन है। तो यहाँ पे ऐसे था कुछ कि मैसेज बिट अगर हमारे पास 101 उसके बाद इस तरह से ग्रुपिंग है 4 की। तो HDB3 कोडेड बिट्स, अगर आपको समझ में आ गया ना कि हम क्यों यहाँ पे HDB3 लगा रहे हैं, है ना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि हाई डेंसिटी बाइपोलर कोड कब लगता है, जब जब अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन में कंटिन्यू ज़ीरो आ जाते हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से हाई डेंसिटी बाइपोलर कोड लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ तो लगेगा, तो देखो इस तरह से चलेगा, ठीक है। 1 ज़ीरो पे नीचे जाना पड़ा, 1 पे अपोजिट हो गया, ठीक है। ज़ीरो पे सेम रहा, V पे ऊपर गया, इस तरह से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे इफ़ दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज़ रिपीटेड देन रिसीवर विल इमीडिएटली सेंस। तो उस रिसीवर को समझ में आ जाएगा कि एक सेम पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है ना। देन दिस इज़ अ रिपीटेड पैटर्न ऑफ ज़ीरोज़। तो क्या करेंगे, रिप्लेस कॉन्जिक्यूटिव 4 ज़ीरोज़, टोटल नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो वोल्टेज और लास्ट नॉन ज़ीरो वोल्टेज लेवल। केस 1 हमारा ऑड रहेगा, जिसमें पॉजिटिव होना चाहिए, सारे ज़ीरोज़ जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, इवन पॉजिटिव, नेगेटिव ज़ीरो, नेगेटिव ज़ीरो नेगेटिव, ऑड नेगेटिव यानी नेगेटिव, इवन नेगेटिव यानी पॉजिटिव ज़ीरो पॉजिटिव। AMI में ये सब आ जाता है, ठीक है। और HDB3 पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे यही बनाना होता है HDB3 कोडिंग, है ना। ऊपर नीचे किस तरह से करना है, थोड़ा लॉजिक पैटर्न याद रखना कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। B8Z3ZS, सॉरी, कोडिंग जो है वो 8 कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरो शुड बी रिप्लेस्ड, ठीक है। B8Z 8 कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा। केस 1 जो है वो पॉजिटिव लास्ट नोन वोल्टेज लेवल है ना, यानी 0 0 0 पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो नेगेटिव पॉजिटिव।
केस 2 है नेगेटिव लास्ट नॉन ज़ीरो लेवल, तो 0 0 0 नेगेटिव पॉजिटिव 0 पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल में AMI जो है वो इस तरह से, B8ZS जो है वो इस तरह से, है ना। तो अकॉर्डिंगली चलते हैं। आ जाता है सैम्पलिंग थ्योरम पे। ठीक है, अभी तक हमने लाइन कोडिंग के बारे में देखा और टाइप्स देखे, टेक्निक्स देखी। सैम्पलिंग देखते हैं अब। तो सैम्पलिंग जो होता है एक सिग्नल की इज़ अ फंडामेंटल ऑपरेशन इन सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, काफ़ी बेसिक सी बात बोली है। सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए आपको सैम्पल करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जनरली कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल होता है ना, डिस्क्रीट करना पड़ता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस। जिस प्रोसेस से कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं सैम्पलिंग process. Sufficient number of samples of the signal must be taken so that the original signal is represented in its samples completely. तो पहले sufficient number of sample चाहिए होते हैं, है ना, जिससे कि ओरिजिनल सिग्नल को रिप्रेजेंट करा जा सके पहले। तो कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल में बी कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड इन दिस सैम्पल एंड रिकवर बैक इन द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, जिसमें फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा होगी। यानी FS जो है हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, FM जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है प्रेजेंट इन द सिग्नल। प्रूफ की बात करें तो ठीक है, यहाँ थोड़ा अगर तुम्हें 12th की याद होगा तुम्हें कि वहाँ पे एक डिजिटल कम्युनिकेशन करके एक वो था, 12th में सेकंड बुक थी हमारी फिज़िक्स की, तो ऐसा ही कुछ था उसमें, है ना। प्रूफ में क्या है कि लेट अस कंसीडर कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल जो है वो XT है, यानी T के साथ वेरी कर रहा है, तो जिसका स्पेक्ट्रम जो है वो बैंड लिमिटेड है FM हर्ट्स के लिए। FM क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो सिग्नल में प्रेजेंट है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो नीचे M लिखा होगा फ्रीक्वेंसी की। मीन्स दैट XT सिग्नल हैज़ नो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बियॉन्ड FM हर्ट्स। ठीक है, यानी FM से ज़्यादा नहीं जा सकता क्योंकि वो तो मैक्सिमम है। तो कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल जो है वो इस तरह से दिख रहा है ना। मैं लेफ़्ट साइड की बात कर रहा हूँ XT और T में। और लेट कैपिटल X ओमेगा रिप्रेजेंट FT और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट कर रहा है तो देखो -2π FM और +2π FM में एक कर्व सा बन रहा है ना। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। तो सैम्पलिंग ऑफ XT एट द रेट ऑफ FS हर्ट्ज मे बी achieved by multiplying XT by an impulse train. The impulse train consists of unit impulses repeating periodically even ST seconds. ठीक है, सॉरी TS सेकेंड्स। फिर TS जो होता है वो टाइम पीरियड जो होता है 1/फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा आ गया है। लेमडा नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं आई गेस। हाँ, सिग्मा आ गया। आई जस्ट फॉरगेट यार क्या था, चलो फिलहाल के लिए सिग्मा ही बोलेंगे, है ना। इम्पल्स ट्रेन है, ठीक है, इम्पल्स ट्रेन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नीचे TS लगा देते हैं और TS जो है वो हमारा टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिकली रिपीटिंग है ना। तो यहाँ पे इम्पल्स ट्रेन इस तरह से ऊपर की ओर जा रही है, तो यहाँ पे XT और सिग्मा T जाएंगे, इम्पल्स ट्रेन जाएंगे, तो मल्टीप्लायर के अंदर GT बना देंगे। अब GT क्या चीज़ है भाई, देखो GT जो है यहाँ पे सैम्पल सिग्नल में देखो ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं, तो अब एरो हेड देखना। ठीक है, तो GT जो है वो XT, इसको क्या बोलेंगे यार, सिग्मा ही बोलूँ, लेट मी थिंक, सिग्मा ही बोल देता हूँ। ठीक है, XT इंटू सिग्मा T होता है, और G ओमेगा, और ओमेगा का ग्राफ तो इस तरह से बन रहा है जैसे कि आपने ऊपर देखा था, वहाँ पे X ओमेगा था, यहाँ पे G ओमेगा हो गया, क्योंकि G ओमेगा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ XT इंटू सिग्मा T है ना, या जो भी बोलते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ सैम्पल सिग्नल, यहाँ पे इम्पल्स जो है वो सिग्मा इज़ अ पीरियोडिकल सिग्नल ऑफ पीरियड
टी एस इज़ मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फोरियर सीरीज़। अब फोरियर सीरीज़ जानते हो कि हमने मैथ्स में पढ़ी थी, नहीं जानते हो तो कोई डरने की बात नहीं है, बस यहीं पे जो फार्मूला लिखा है वही वही काफ़ी है। तो यहाँ पे इसको लैम्डा ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कभी लैम्डा बोलूँगा कभी सिग्मा बोलूँगा। तो लैम्डा टी इज इक्वल टू 1/TS 1+2 cos ωt +2 cos 2 ωt +2 cos 3 ωt एंड सो ऑन चलेगा, ठीक है। ओमेगा एस जो है वो 2π/TS है ना, सैम्पलिंग सिग्नल, एस मतलब सैम्पलिंग, तो 2πFS हो गया। GT क्या हो गया, 1/TS XT 2XT cos ωt +2XT cos 2 ωt एंड सो ऑन चलेगा। तो ऑब्टेन करना है जी ओमेगा को, फ्रीक्वेंसी ऑफ GT, तो F.TX इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, है ना। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आ गई और फाइनली हमारा जी ओमेगा जो हो जाएगा वो 1/TS एन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस, ठीक है। जो ऊपर डिफाइन कर रखे हैं इन सब के बारे में कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है, वो यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। निग्विस्ट रेट होता है हमारा मिनिमम सैम्पलिंग रेट। सैम्पलिंग रेट हमने अभी देखा, सैम्पलिंग प्रोसेस अभी हमने देखा, उसका निग्विस्ट रेट होता है हमारा मिनिमम, ठीक है। तो जब सैम्पलिंग रेट एग्जैक्ट इक्वल टू 2 FM हो जाएगा या फिर सैम्पलिंग पर सेकेंड हो जाएगा, देन उसको हम बोलेंगे निग्विस्ट रेट। तो FM जो हो जाएगा वो 2 FM, FS जो हो जाएगा वो 2 FM हो जाएगा। निग्विस्ट इंटरवल में मैक्सिमम सैम्पलिंग इंटरवल इज कॉल्ड निग्विस्ट इंटरवल, तो TS इज इक्वल टू 1/2 FM हो जाएगा। क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। एनालॉग सिग्नल सैम्पलिंग में जाएगा, डिस्क्रीट सिग्नल बन जाएगा, क्वांटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, और फिर डिजिटल सिग्नल बनेगा। तो अभी तक आपको पता चला एनालॉग को सैम्पलिंग में डाल के डिस्क्रीट करते हैं, आप क्वांटाइज करके डिजिटल बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कंडीशन होगी एनालॉग की, टाइम कॉन्टीन्यूस होगा, एम्पलीट्यूड कॉन्टीन्यूस होगा, मगर सैम्पलिंग होने के बाद डिस्क्रीट में टाइम डिस्क्रीट हो जाएगा मगर एम्पलीट्यूड स्टिल कॉन्टीन्यूस होगा। मगर जब हम डिजिटल बना देंगे तो वहाँ पे दोनों ही डिस्क्रीट हो जाएंगे। To do digital signal processing, number of bits required to represent the range to a limited level may be 16 बिट या फिर 64 बिट। तो हमें ब्रिंग डाउन करना पड़ेगा रेंज को, ठीक है, कि एम्पलीफिकेशन वैल्यू इनटू अ लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यू आ जाए, और ये होता है क्वांटाइजेशन से। एग्जांपल लेते हैं, ये देखो इस तरह से फिगर है, यहाँ पे एक्स मैक्स एक्स मिन दे रखा है, सैम्पल्ड एट अ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 हर्ट्ज, मीन्स 8 सैम्पल पर सिग्नल, ठीक है। तो डेल्टा यानी क्वांटाइज इट यूजिंग 2 बिट मीन्स 4 लेवल इन क्वांटाइजेशन। डेल्टा हो जाएगा एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन बाय 2n, और एक्स मैक्स माइनस एस मिन अपॉन एल। तो एल जो होता है वो 2n होता है लेवल, मैक्सिमाइज सिग्नल लेवल 1, मिनिमम सिग्नल लेवल -1, एल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल बिट। तो नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड और बिट डेप्थ जो हो जाएगी -1 हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम को कंसिडर करेंगे, और 2 हो जाएगी, इसका मतलब 0.5 आंसर। सो एवरी 0.5 वी विल डिफाइन अ लेवल फ्रॉम -1 टू -0.75 एंड मिलेगा हमें -1, और फिर रेंजेस में -0, -हाफ, -1, 0, हाफ, 1 ऐसे चलेगा, ठीक है। एलोकेशन ऑफ बिट जो हो जाएगी वो 0001 1011 इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो सैम्पल्ड वैल्यू हमारी और क्वांटाइज वैल्यू, बाइनरी वैल्यू सब दिखेंगे इस तरह से। तो XQ माइनस एक्स कर देंगे हम, तो क्वांटाइजेशन एरर जो है वो भी निकल के आते हैं सामने। क्वांटाइजेशन असल में है क्या, एक मैपिंग द कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू इनटू अ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू। कॉन्टीन्यूस को फाइनाइट में लाना है, या राउंडिंग करना सैम्पल्स टू द नियरेस्ट क्वांटाइजेशन लेवल, ठीक है। या यूज ऑफ इंडेक्स ऑफ द बाइनरी वैल्यू टू फाइंड क्वांटाइज सैम्पल, आई इज इक्वल्स टू राउंड कर देंगे एक्स माइनस एक्स मिन अपॉन डेल्टा को। एक्स की हो जाएगा हमारा एक्स मिन प्लस आई, और
एक्स जो है वो हमारा सैम्पल्ड इनपुट सिग्नल है, क्वांटाइज सैम्पल हमारा एक्स क्यू है, ठीक है। तो डेल्टा इसी फॉर्म में निकाला जाता है, एक्स क्यू हमारा 0.5 आता है। बिट डेप्थ की बात करते हैं, ठीक है, देख लेना। बिट डेप्थ में नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट द क्वांटाइज सैम्पल, कितने बिट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस को। जैसे कि अगर एन को 3 लें तो 0.25 आ रहा है ना, ये डेल्टा है हमारा। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 12 बिट का एडीसी जो है वो एनालॉग इनपुट वोल्टेज रेंज को ले रहा है फ्रॉम -2 to 2 वोल्ट। तो हमें नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल बताने हैं। क्या क्या दे रखा है, एडीसी दे रखा है और 12 बिट दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल स्टेप्स बताने हैं, और लेवल इन एनालॉग वोल्टेज जहाँ पे वोल्टेज दे रखा है। तो नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल 2n दैट इज 212 जो हो जाएगी 4096 हो जाएगी। स्टेप साइज जो हो जाएगा हमारा 2 - 2/4096, यानी कैलकुलेटर से कर लेना। आई हो जाएगा हमारा राउंड x - x min अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आएगा। एक्स क्यू जो हो जाएगा हमारा, एक्स क्यू मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे ये देखो क्वांटाइज सैम्पल है ना। एक्स जो है वो सैम्पल इनपुट सिग्नल है, मगर एक्स क्यू जो है वो क्वांटाइज सैम्पल है, ठीक है। तो एक्स क्यू निकाल दें, एक्स मेन प्लस डेल्टा आई, तो क्यू ई जो है हमारा कैलकुलेट कर लेना। क्वांटाइजेशन जो होते हैं वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म में हमारा मीटर टाइप आता है, मिड राइज टाइप भी आता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में स्टेप साइज रिमेन सेम थ्रू आउट द आईपी रेंज, ठीक है। इनपुट रेंज में स्टेप साइज सेम रहता है। नॉन यूनिफॉर्म में वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इनपुट सिग्नल। तो इन यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन लेवल आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, ठीक है। तो जैसे कि दिख रहा होगा कि ओरिजिन लाइज इन द मिडल ऑफ द स्टेयर केस लाइक ग्राफ, है ना, और यहाँ पे मिडल ऑफ राइजिंग पार्ट ऑफ द स्टेयर केस लाइक ग्राफ। तो द नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन इज प्रैक्टिकली थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपेंडिंग इज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द सिग्नल टू क्वांटाइज नॉइस, ठीक है। एन क्यू जो होता है वो डेल स्क्वायर अपॉन I2 लिखा है या 12 लिखा है, S/N जो रहेगा वो सिग्नल पावर अपॉन नॉइस पावर हो जाएगा। यानी कि स्टेप साइज फिक्स होगा तो नॉइस पावर सेम रहेगी। हाउएवर सिग्नल पावर इज़ नॉट कांस्टेंट, तो ये प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड के। हेंस सिग्नल पावर विल बी स्मॉल फॉर वीक सिग्नल, मगर क्वांटाइजेशन नॉइज पावर कांस्टेंट रहेगी। तो S/N फॉर वीक सिग्नल इज़ पुअर। और कंपेंडिंग जो होता है वो कंप्रेसिंग प्लस एक्सपेंडिंग होता है, अच्छा, है ना। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इन प्रैक्टिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट द नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, क्योंकि हमें नहीं पता कि एडवांस चांसेस क्या है ना, यानी चेंजेस क्या है सिग्नल लेवल में, कि वीक सिग्नल जो होता है वो एम्पलीफाई होता है, और स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो होता है अटेनुएट हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो इनपुट सिग्नल को कंप्रेसर में डालते हैं, फिर यूनिफॉर्म क्वांटाइजर में डालते हैं, एक्सपेंडर में डालते हैं, है ना। तो कंप्रेसर कैरेक्टरिस्टिक में हायर गेन टू वीकर सिग्नल वीक एंड लोअर गेन टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल। वीक को हाई कर देंगे, लो को स्ट्रॉन्ग को लो कर देंगे। बात करते हैं एक्सपेंडेड कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। यहाँ पे दिस इंश्योर दैट द आर्टिफिशियल बूस्टेड सिग्नल बाय कंप्रेसर आर बॉट बैक टू देयर ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। तो स्पीच सिग्नल प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं वीक सिग्नल्स, है ना। लो फ्रीक्वेंसी में हाई एम्पलीट्यूड, हाई फ्रीक्वेंसी में लो एम्पलीट्यूड, ठीक है। म्यू लॉ कंपेंडिंग, है ना। तो जेड एक्स जो हो जाएगा वो सिग्नल एक्स एल एन 1 प्लस म्यू मॉड एक्स अपॉन एक्स मैक्स एल एन डिवाइड करेंगे एल एन 1 प्लस म्यू से, है ना। तो म्यू लॉ कंपेंडिंग कहते हैं इसको। जेड एक्स जो होता है वो आउटपुट होता है हमारा, बेसिकली एक्स होता है इनपुट ऑफ कंप्रेसर, और एस जी एन एक्स यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ आई पी एन, यानी साइन एक्स, है ना। साइन एक्स कह सकते हैं, माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स मैक्स जो होता है नॉर्मलाइज्ड इनपुट वैल्यू, और यूज इन स्पीच एंड म्यूज़िक सिग्नल। तो स्पीच और म्यूज़िक सिग्नल में यूज़ होता है। प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ म्यू जो हो जाएगी 255 है, ठीक है, याद रखना इसको। प्रैक्टिकली इतना रहता है, और कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है 255, बीच में आते हैं म्यू 5 और 0 के लिए स्ट्रेट लाइन। ए लॉ कंपेंडिंग लीनियर सेगमेंट फॉर लो लेवल इनपुट,
लोगारिथमिक सेगमेंट फॉर हाई लेवल इनपुट। तो ZX जो हो जाएगा वो डिपेंड करेगा कि लो लेवल है हाई लेवल है, ठीक है। अगर मॉड x अपॉन एक्स मैक्स जो है वो 0 और 1 के बीच में है, 1 अपॉन a के बीच में है, तो हमारे पास a मॉड x अपॉन एक्स मैक्स प्लस 1 प्लस ln a हो जाएगा, है ना। और अगर वो 1 अपॉन a से 1 के बीच में है तो फिर 1 प्लस ln a मॉड x अपॉन एक्स मैक्स अपॉन 1 प्लस ln a हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अंतर क्या हुआ, लॉग के अंदर आ गया पूरा ये सिस्टम ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। तो कंपाउंडिंग गेन होता है मोर ऑफन नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन इज अचीव बाय फर्स्टली डिस्टॉर्टिंग द ओरिजिनल सिग्नल विद लॉगरिथमिक कंपैरिजन कैरेक्टरिस्टिक, है ना। फिर यूज़ करना उसको यूनिफॉर्म क्वांटाइजर में। यानी कंपाउंडिंग गेन जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं कंपाउंडिंग प्रोसेस को, है ना। और GC यानी गेन करने का तरीका dz(x अपॉन dx), यहाँ पे x गोज़ टू 0 है। तो ZX जो होता है वो कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और म्यू लॉ कंप्रेसर में GC को हम म्यू अपॉन ln 1 प्लस म्यू बोलते हैं, ठीक है। यानी एल्गोरिथमिक यानी नेचुरल बेस, है ना। और म्यू अगर 255 जो होता है नॉर्मल होता है, जर्नल होता है, GC जो हो जाएगा वो 45.98 हो जाएगा, अप्रॉक्स 46 हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन म्यू लॉ एंड ए लॉ कंपाउंडिंग जो होगा वो ए लॉ होता है कंप्रेसर एज अ मिडस्टर एट द ओरिजिन, वेयर एज म्यू लॉ कंप्रेसर एज अ मिडस्टर एट द ओरिजिन, ठीक है। मिड राइजर है यहाँ, और यहाँ पे मिड ट्रेड है ना। तो द ए लॉ कंप्रेसर हैज़ नॉन ज़ीरो वैल्यू। क्वांटाइजेशन नॉइज या एरर इन PCM जो होगा, देखो क्वांटाइजेशन की वजह से एरर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो इस एरर को बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर, ई से डिनोट करता है। तो ZQNTS माइनस ZNTS। तो अज्यूम कर लेते हैं कि इनपुट जो है वो XNTS है, यानी लीनियर या यूनिफॉर्म क्वांटाइजर है। कॉन्टीन्यूस एम्पलीट्यूड इन रेंज दे रखी है आपको -x मैक्स से लेके +x मैक्स तक। अगर इनपुट 4 डेल का है तो आउटपुट 1/2 डेल हो जाएगा, है ना। यानी व्हेन इनपुट इज़ -4 तो आउटपुट -7/2 हो जाएगा, ठीक है। वो 7 लिखा है, दस प्लस एक्स मैक्स रिप्रेजेंट होता है 7/2 डेल से, और माइनस एक्स मैक्स रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ये 7 लिखा है, अब 1 लिखा है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर हम कहाँ पे थे। हाँ, ये यहाँ पे थे। तो टोटल एम्पलीट्यूड रेंज हो जाएगी 2x मैक्स, और अगर टोटल एम्पलीट्यूड रेंज को Q से डिवाइड कर देंगे तो लेवल ऑफ क्वांटाइजर जो होते हैं तो स्टेप्स साइज आ जाएगा। तो डेल इज इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन अपॉन क्यू, दैट इज़ 2x मैक्स अपॉन क्यू। तो अगर सिग्नल नॉर्मलाइज होगा तो मिनिमम रहेगा, है ना। तो डेल इज इक्वल टू 2/q होगा। और इफ द स्टेप साइज डेल इज कंसीडर्ड एज सफिशिएंट स्मॉल देन मे बी एज्यूम दैट द QE विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ई मैक्स जो हो जाएगा वो डेल अपॉन 2 हो जाएगा। तो ओवर द इंटरवल -del/2 से लेके del/2 तक क्वांटाइजेशन एरर बी अज्यूम एज एन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड RV, ठीक है। यूनिफॉर्म वे में होगा तो del²/12 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे लिमिट्स यहाँ पे मैटर करती हैं, रेंजेस मैटर करती हैं। तो PDF ऑफ क्वांटाइजेशन एरर E मे बी डिफाइंड एज 0, 1/del या 0 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस। हमें पता है कि सिग्नल ऑफ क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो ऑफ द क्वांटाइजर जो होती है वो S/n होती है, यानी सिग्नल पावर अपॉन नॉइज़ पावर। मैंने फिर से इसको मिक्स कर दिया। हाँ, तो टाइप ऑफ सिग्नल एट इनपुट जो होगा XT जो होगा वो पता है, देन इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट सिग्नल पावर, है ना। नॉइज़ पावर V² होता है। तो V² नॉइज़ इज टेकन एज अ मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज, ठीक है। तो जैसे नॉइज़ इज डिफाइंड बाय RVE एंड PDF/FE, देन मीन स्क्वायर वैल्यू जो होगा V² नॉइज़ होगा। तो एज यहाँ पे लिमिट जाएंगी -∞ से +∞ तक, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं ये एक्सप्रेशन बोलूँगा तो फ़ायदा नहीं है, दिख ही रही होंगी आपको।
ना। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद का रिजल्ट जो आ रहा है वो डेल स्क्वायर बाय 12 आ रहा है। तो ये क्वांटाइजेशन एरर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। पीसीएम जो होता है वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, और ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसके, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन पाथ या फिर रिसीवर, ठीक है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन ध्यान रखना है इसको जी। देखो पीसीएम इज़ अ टाइप ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन लाइक पीएम या पीडब्ल्यूएम और पीपीएम, बट देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन देम। क्या डिफरेंस है कि ये तीनों जो हैं एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन है ना, जहाँ पे पीसीएम जो है वो डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन है। तो दिस मीन्स दैट द पीसीएम आउटपुट इज़ इन द कोडेड डिजिटल फॉर्म में होगा। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ डिजिटल पल्स फॉर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, जहाँ पे एम्पलीट्यूड विड्थ पोजीशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ कोड वर्ड्स। और पीसीएम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीसीएम इनकोडर या डिकोडर्स। तो पीसीएम जनरेटर ट्रांसमीटर की बात करते हैं। यहाँ पे देखो एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मैसेज जा रहा है, टाइम मैसेज सिग्नल जा रहा है, जहाँ पे लो पास फिल्टर है, यहाँ पे एफसीएफएम के बराबर है, और सैम्पल एंड होल्ड एसएच सर्किट इसमें। इसके बाद ए क्यू लेवल क्वांटाइजर में जाएगा, फिर बाइनरी इनकोडर यानी डिजिटाइजर में जाएगा जो भी बोले, या फिर जाएगा पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर। फिर टाइमर भी बीच में आता है, वो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी कंडीशंस है ना, यानी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो इस अकॉर्डिंग चलेगा। और पीसीएम जनरेटर में क्या होता है, सिग्नल जो होता है वो पहले पास होता है लो पास फिल्टर से, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफएम है ना। तो लो पास फिल्टर ब्लॉक ऑल द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो भी आ रहे हैं एफएम हर्ट्स के अबव जो हैं, ठीक है, यानी ऊपर जो जाएंगे उसको ब्लॉक कर देगा। मीन्स नाउ द सिग्नल इज बैंड लिमिटेड, ठीक है, एफएम हर्ट्स के लिए। द सैम्पल एंड द होल्ड सर्किट देन सैम्पल द सिग्नल एट द रेट ऑफ एफ एस, दैट इज एफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम है, यानी आउटपुट ऑफ सर्किट जो हो जाएगा वो डिनोट करेंगे एक्स एन टी एस से, ठीक है। तो level of quantizer compresses IP signal with a fixed digital level is assigned one of the digital level which results in minimum distortion या error, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, क्वांटाइज सिग्नल जो होगा वो बाइनरी को इनकोडर को पा जाएगा, और ये इनकोडर कन्वर्ट कर देगा इनपुट सिग्नल को वी डिजिट्स में है ना, बाइनरी वर्ड्स में, और फिर ऑसिलेटर जनरेट करेगा क्लॉक साइकिल एंड पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर। फिर पीसीएम जनरेटर में क्या होगा, क्वांटाइजर इनकोडर होते हैं और कंबाइंडली फॉर्म एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी बोलते हैं इसको, है ना। तो बेसिकली ये चक्कर होता है पूरा, है ना। आप एक बार इसको रीडिंग लगा लेना पीसीएम जनरेटर ट्रांसमीटर के बारे में कि किस तरह से काम करता है, वो शॉर्ट में था, है ना। ये पीसीएम ट्रांसमिशन पाथ में अ पाथ बिटवीन पीसीएम टीएक्स एंड पीसीएम आरएक्स, है ना, ट्रांसमीटर रिसीवर, over which PCM signal travel is called PCM transmitter path। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है सिस्टम का, जो कि एबिलिटी कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है जिसके पास, कि कितना डिस्ट्रॉशन होगा, कितनी नॉइज़ होगी, या वेव ट्रैवल कैसे होगी, ठीक है। PCM accomplishes this capacity by means of using the chain of regenerative repeaters which perform the basic operation, namely equalization या टाइमिंग डिसीजन मेकिंग वगैरह, है ना। तो ये रिपीटर्स का कमाल है। इक्वलाइजेशन सेव द डिस्टॉर्टेड पीसीएम वेव्स टू द कंपेंसेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड फेज डिस्ट्रॉशंस, है ना। कंपेंसेशन करने के लिए इक्वलाइजर शेप कर देता है डिस्टॉर्टेड पीसीएम को, है ना, यानी हमारा सिग्नल प्रॉपर रहे। डिसीजन मेकिंग डिवाइस यूज दिस पल्स ट्रेनिंग फॉर सैम्पलिंग, है ना, इक्वलाइजिंग द PCM pulse, और सैम्पलिंग इज कैरिड आउट द इंस्टेंस वेयर द SN रेशियो इज मैक्सिमम, है ना। SN रेशियो को जानते हैं, वो अभी ऊपर बात करी हमने। डिस्टॉर्टेड PCM वेव में एम्पलीट्यूड इक्वलाइज़र गया, है ना, डिस्टॉर्टेड PCM वेव एम्पलीट्यूड इक्वलाइज़र के अंदर गई, फिर डिसीजन मेकिंग डिवाइस यहाँ पे टाइमिंग सर्किट लगा रखा है, रीजनरेटेड PCM वेव बन गई, है ना। इस तरह से क्लीनिंग होती है बेसिकली। रिसीवर की बात करें तो ये देखो, यहाँ पे एक सिग्नल जाएगा, फिर यहाँ पे क्लीन करेंगे, फिर सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, फिर डीए कन्वर्टर, एसएच सर्किट, लो पास फिल्टर, एफसीएफएम को बराबर, एक्सटी फाइनली निकलेगा, ठीक है। इसमें भी यही चेक करता है। एडवांटेज क्या होता है इसमें, इम्यूनिटी टू ट्रांसमिट नॉइज एंड इंटरफेस,
तो ये ट्रांसमिट कर सकते हैं नॉइज़ इंटरफेस को। पॉसिबल टू रीजनरेट द कोड सिग्नल, है ना। और कम्युनिकेशन कैन बी केप्ट प्राइवेट, ध्यान रखना है इसको। इनक्रिप्टेड टेक्निक्स का यूज़ करा जा सकता है। पॉसिबल टू स्टोर सिग्नल एंड यूज़ वेयर एवर रिक्वायर्ड। और पॉसिबिलिटी टू ऑफ यूनिफॉर्म फॉर्मेट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बेस बैंड सिग्नल। ड्रॉबैक में आ जाता है हमारे पास, एक तो ट्रांसमिशन इन बैंडविड्थ बढ़ जाती है ना। सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। पीसीएम बिलोंग्स टू क्लास ऑफ सिग्नल कोड नोन एज वेव फॉर्म कोडर्स, ठीक है। तो इनमें भी ड्रॉबैक होता होगा। तो डीपीसीएम जो है, PCM is not only efficient because generates so many bits and required so much bandwidth. Many different ideas have been proposed, है ना, जिससे कि हम कोडिंग को इनकोडिंग को एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सके। सैम्पलिंग सिग्नल जो है वो हाईली कोरिलेट होते हैं एक दूसरे से। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द सिग्नल डज नॉट चेंज फास्ट, ठीक है। सिग्नल इतनी फास्ट चेंज नहीं करता। वैल्यू फ्रॉम present sample to the previous sample does not change large amount, ठीक है। तो adjacent sample carry the same information with the little difference, ये बात होती है। तो पिच मैटर करता है, और सैम्पलिंग एट द सेम पॉइंट कैरी सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस इन्फो कैन बी कैरीड बाय वन सैम्पल, सम हैव अ वेरी लिटिल डिफरेंस। तो इफ दिस रिडंडेंसी इज रिड्यूस ओवर बिट रेट विल लूज। वर्किंग प्रिंसिपल देख लेना इसका, है ना, किस तरह से प्रिडिक्ट करता है सैम्पलिंग सिग्नल या प्रेडिक्टेड सिग्नल जो होता है। और फिर आ जाते हैं एरर्स जो कि देखने को मिलते हैं। बेसिकली इक्वेशन निकल के आ जाती है। रिसेप्शन और डीपीसीएम सिग्नल, वेयर वाज आई, हाँ रिसेप्शन पे था। तो यहाँ पे डिकोडर जो है वो प्रिडिक्शन फिल्टर से आउटपुट निकलता है ना। एसएन रेशियो में मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ सिग्नल अपॉन में क्वांटाइजेशन नॉइज, यानी हाँ ये होता है सिग्मा, वो डेल्टा होता था शायद, सिग्मा स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा क्यू स्क्वायर। तो सिग्मा जो होता है वेरिएंस ऑफ ओरिजिनल इनपुट सिग्नल है ना। और क्वांटाइजेशन एरर है सिग्मा क्यू स्क्वायर। SNR जो हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। सिग्मा ई जो है वो वेरिएंस ऑफ प्रिडिक्शन एरर है, ठीक है। बहुत सारे एरर्स आते हैं। जीपी जो है प्रिडिक्शन गेन है, जैसे कि आपको पता है गेन के लिए जी बोलते हैं, है ना। SNRP जो हो जाएगा प्रिडिक्शन रेशियो ऑफ एरर ऑफ क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो। और इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रिडिक्शन गेन जो है वो जीपी हाई होता है एज पॉसिबल, ठीक है। और सिग्मा एक्स स्क्वायर इज फिक्स्ड फॉर अ बेस बैंड सिग्नल। to maximize GP we have to minimize the variance। तो वो प्रोपोर्शनल नहीं होते, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइप ऑफ प्रिडिक्टर्स में वन टैप आ जाता है, एन टैप आ जाता है। एडवांटेज होता है लेस क्वांटाइजेशन लेवल, लेस नंबर ऑफ बिट्स, या सिग्नल रेट एंड बैंडविड्थ ऑफ DPCM विल बी लेस देन PCM। मॉड्यूलेशन में PCM ट्रांसमिशन all the bits which are used to code a sample, hence signaling rates and transmission channel bandwidths are quite large। तो इस प्रॉब्लम के लिए डेल्टा मॉड्यूलेशन का यूज़ करा जाता है। डेल्टा मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट ओनली 1 बिट पर सैम्पल, ठीक है। तो एक टाइम पे 1 बिट आती है एक सैम्पल पे। हेंस प्रेजेंट सैम्पल वैल्यू इज़ कंपेयर्ड विद द प्रीवियस सैम्पल वैल्यू, जो रिजल्ट करते हैं एम्पलीट्यूड में, है ना। वेदर द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज और डिक्रीज हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। तो इनपुट सिग्नल एक्सटी इज अप्रॉक्सीमेट टू स्टेप सिग्नल और डेल्टा मॉड्यूलेशन, है ना। ये चीज़ देख लेना एक बार, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास आ जाती है इसमें। ई जो होता है एरर रिप्रेजेंट करता है सैम्पल सिग्नल एक्सटी, और फिर कैप एक्स कैप जो होता है लार्ज सैम्पल अप्रॉक्सीमेशन होता है, ठीक है। इफ़ UNST इज़ द प्रेजेंट सैम्पल अप्रॉक्सीमेशन स्टेयरकेस आउटपुट, तो लास्ट सैम्पल अप्रॉक्सीमेशन और स्टेयरकेस वेव फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट द डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ एरर द सिग्नल और स्टेप साइज डेल इज डिसाइडेड। तो डिपेंड करता है साइन कैसा है सिग्नल
उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ट्रांसमिशन पार्ट में देख लेते हैं, इस तरह से बना होता है। तो समर इन द एक्यूमुलेटर एड्स क्वांटाइजर आउटपुट विद द प्रीवियस सैम्पल अप्रॉक्सीमेशन, दिस गिव प्रेजेंट सैम्पल अप्रॉक्सीमेशन, and the previous sample approximation is restored by delaying one sample period. The sample input signal and staircase approximate signal are subtracted and get error signal. तो ये डिपेंड करता है कि सिग्नल किस तरह से है ना। वन बिट क्वांटाइजर जनरेट आउटपुट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव डेल, इफ द स्टेप साइज इज प्लस डेल्टा देन द बाइनरी 1 इज ट्रांसमिटेड एंड इफ नेगेटिव डेल्टा तो 0 ट्रांसमिट होता है। रिसीवर पार्ट भी इस तरीके से है। तो इसमें एक्यूमुलेटर एंड लो पास फिल्टर यूज़ होते हैं। तो एक्यूमुलेटर जनरेट करता है स्टेयरकेस अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल्स, है ना, जो कि आउटपुट होते हैं और डिले होते हैं सैम्पल पीरियड से, और फिर ये ऐड हो जाता है हमारे इनपुट सिग्नल, है ना। तो जो इनपुट है वो बाइनरी 1, देन इट ऐड डेल्टा प्लस स्टेप टू द प्रीवियस आउटपुट। तो इस तरह से ये रिलेट करते हैं। और अगर इनपुट बाइनरी 0 है तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 स्टेप को। ऑल्सो लो पास फिल्टर में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटी, है ना। तो ये लो पास फिल्टर जो है स्मूदन कर देता है स्टेयर के सिग्नल को। तो कुछ इस तरह से लगता है। एडवांटेजेस आ जाते हैं यहाँ पे, डेल्टा मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट कर ओनली 1 बिट पर 1 सैम्पल, है ना। देयरफॉर द सिग्नलिंग रेट एंड ट्रांसमिशन channel bandwidth is quite small for delta modulation compared to PCM, और transmitter and receiver implementation is very much simple for delta modulation। तो कोई एनालॉग या डिजिटल कन्वर्टर रिक्वायर्ड नहीं होता इसके लिए, है ना। और ड्रॉबैक आ जाते हैं हमारे स्लोप ओवरलोड डिस्ट्रॉशन या फिर ग्रेवुलर और आइडियल नॉइज़। फिर बात आती है ओवरलोड डिस्ट्रॉशन की। तो यहाँ रेट ऑफ राइजिंग ऑफ input signal xt is so high that the staircase signal cannot approximate it। ठीक है, इतना हाई होता है इनपुट सिग्नल रेट ऑफ राइज कि उसको अप्रॉक्सीमेट नहीं करा जा सकता। तो स्टेप साइज डेल्टा जो होता है वो छोटा हो जाता है फॉर staircase signal ut to follow the step segment of xt। तो देर इज़ अ लार्ज एरर बिटवीन staircase approximation signal एंड ओरिजिनल इनपुट सिग्नल। तो ये एरर या नॉइज़ जो है इसको कहते हैं स्लोप ओवरलोड डिस्ट्रॉशन। टू रिड्यूस दिस एरर द स्टेप साइज मस्ट बी इंक्रीज व्हेन स्लोप ऑफ सिग्नल एक्सटी इज हाई। तो स्टेप साइज इंक्रीज हो जाता है। फिर आते हैं ग्रैनुलर या आइडियल नॉइज़ के बारे में। तो ये जो होती हैं, ये स्टेप साइज जब ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्मॉल वेरिएशंस इन इनपुट सिग्नल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल वेरिएशन इन इनपुट सिग्नल द स्टेयरकेस सिग्नल इज चेंज बाय लार्ज अमाउंट। यानी वेरिएशन कम होगा मगर स्टेयरकेस सिग्नल में चेंजमेंट ज़्यादा आ जाएगा। जब आईपी सिग्नल फ्लैट होता है ऑलमोस्ट, तो स्टेयरकेस सिग्नल यूटी ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा से सिग्नल कह रहा हूँ। तो इसका मतलब कि एरर बिटवीन इनपुट एंड अप्रॉक्सीमेट सिग्नल इज कॉल्ड ग्रैनुलर नॉइस। और सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, कि स्टेप सिग्नल को स्मॉल बनाना। तो कुछ इस प्रकार से ग्रैनुलर नॉइज़ और स्लोप ओवरलोड डिस्ट्रॉशन होता है, आपस में लिंक कर जाते हैं। अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में बात करते हैं। टू ओवरकम द क्वांटाइजेशन एरर ड्यू टू द स्लोप ओवरलोड ग्रैनुलर नॉइज, द स्टेप साइज डेल्टा इज मिड अडेप्टिव टू वेरिएशन इन द इनपुट सिग्नल एक्सटी, है ना। पर्टिकुलरली स्टेप सेगमेंट में स्टेप साइज इज इंक्रीज। ठीक है, स्टेप साइज बढ़ जाता है, और अगर इनपुट वेरी करता है स्लोली तो स्टेप साइज रिड्यूस हो जाता है। तो द एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर कैन टेक कॉन्टीन्यूस चेंज इन स्टेप साइज और डिस्क्रीट चेंज इन स्टेप साइज। और ट्रांसमीटर पार्ट ये हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे लॉजिक स्टेप साइज कंट्रोलर है, 1 बिट क्वांटाइजर है, डिले है, एक्यूमुलेटर है। तो इस तरह से यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग होती है। ठीक है, एग्जांपल भी दे रखा है। ठीक है, एक्यूमुलेटर का भी दे रखा है यहाँ पे। एडवांटेज आ जाता है हमारे पास एडीएम का, कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जो होता है वो बेटर हो जाता है देन ऑर्डिनरी डेल्टा मॉड्यूलेशन, क्योंकि रिड्यूस हो जाता है स्लोप ओवरकम करना, है ना। बिकॉज द वेरिएबल स्टेप साइज द डायनेमिक रेंज ऑफ एडीएम इज़ वाइडर देन सैम्पल डीएच। तो यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है इसकी वजह से। तो यही था हमारा फर्स्ट यूनिट का बारे में। ठीक है, हमने अभी डिजिटल कम्युनिकेशन का फर्स्ट यूनिट करा है। ये जो है
हमारा, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि फिफ्थ सेमेस्टर में हमें करने को मिलता है कंप्यूटर साइंस जिन्होंने ले रखी है या जिसका सिलेबस GGS IPU से रिलेट करता है, उनको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, कम मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा नोट्स का। बाकी तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं और आकाश से पढ़ लें, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक को नेट पे सर्च करेंगे तो ब्लॉग्स वगैरह आ जाएंगे, वो बेटर रहता है। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता है किस तरह से पढ़ना है। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर देना। और अगर आप भी फॉलो अप करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें नोटिफिकेशन बेल ऑन करके। बाय।